तो अगर आपको एक जीएमसी मिल रहा है तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। पर अगर आपको जीएमसी नहीं मिल रहा है तो ऐसे में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। 98% लोगों का नीट में कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात सच है कि उस 98% की भीड़ में हम दोनों भी थे और आज हम दोनों एम्स के अंदर पढ़ रहे हैं। हम दोनों ही बीएससी पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं एम्स बिलासपुर के अंदर। प्लान बी के बारे में सोचना सही है और फिर कोचिंग वाले इसमें आपको और फंसाते हुए ले जाएंगे। बट एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है? कितने परसेंट बच्चों को गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल रहा है? लिमिटेड है, 98% लोगों का सिलेक्शन होगा ही नहीं। इफ यू आर रियली सीरियस एंड आप चाहते हैं इस ईयर आपका सिलेक्शन हो तो मस्ट ज्वाइन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम, नहीं तो एग्जाम बाद तो आपको पता चल ही जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित तिवारी। मेरा नाम है आदर्श कुमार। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अब नीट 2026 का पेपर खत्म हो चुका है। तो अगर आपको एक जीएमसी मिल रहा है तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। पर अगर आपको जीएमसी नहीं मिल रहा है तो ऐसे में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, ये बताने के लिए हमने ये एक पॉडकास्ट रखा हुआ है जो आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप ये पॉडकास्ट जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखो, आप 98% लोगों का नीट में कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात सच है। और ये बात ना तो आपको कोई टीचर बताएगा और ना ही कोई कोचिंग। तो क्या ये 98% लोग अब ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते? क्या इनकी ज़िंदगी खराब हो गई है? क्या इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस 98% की भीड़ में हम दोनों भी थे और आज हम दोनों एम्स के अंदर पढ़ रहे हैं। हाँ, हम एमबीबीएस नहीं कर रहे हैं, बट क्या आपके पास और कोई चॉइस नहीं बची लाइफ में? तो ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बस वो आपको हम इस पॉडकास्ट में बताने वाले। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी बात में कोई हवाई नहीं होने वाली है, क्योंकि हम दोनों खुद भी उस 98% की भीड़ का हिस्सा थे और हम दोनों के ही मार्क्स नीट में क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी थे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये दोनों हैं कौन और आप लोगों को हमारी बातें क्यों सुननी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम दोनों ही बीएससी पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं एम्स बिलासपुर के अंदर। हम दोनों का ही स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है और अगर हमारे एक या दो क्वेश्चन और ठीक होते तो हम भी एमबीबीएस कर रहे होते। इसलिए आप निश्चिंत होकर हमारी बातें सुन सकते हैं, क्योंकि हम काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे अपने टाइम पे। बट वो क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमने ये कोर्स चुना, और ऐसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको आपका करियर डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये सभी बातें आपको हम इस पॉडकास्ट में बताएंगे, तो आप ये पॉडकास्ट पूरा देखना। अमित भाई, मैं भी बैठे बैठे अब थक गया हूँ, चलिए अब पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। पॉडकास्ट का पैटर्न ऐसा होगा कि उसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा और मैं उसके सारे आंसर्स करूँगा। सबसे बड़ा और सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या प्लान बी के बारे में सोचना सही है? तो आदर्श, जैसा कि अभी आपने मुझसे पूछा कि क्या प्लान बी का होना सही है या गलत है, तो मैं आपको बता दूं, प्लान बी का होना सही या गलत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम में जहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है और सीट्स इतनी लिमिटेड है, तो ऐसे में अगर आपके पास कोई प्लान बी नहीं होगा तो मोस्टली बच्चों की तरह आप भी इस नीट और ड्रॉप के एंडलेस लूप में फंस के रह जाओगे और फिर कोचिंग वाले इसमें आपको और फंसाते हुए ले जाएंगे। तो अगर ऐसे में आपके पास एक प्लान बी होगा तो हो सकता है ये आपके करियर के बहुत सारे कीमती साल वेस्ट होने से बचा ले। हाँ, तो अमित हमको भी यही जानना है। जैसे कोचिंग वाले बोलते रहते हैं कि तू बस पढ़ता, बट एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है? कितने परसेंट बच्चों को गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल रहा है? तो यार देखो, ऐसा है, कोचिंग वाले अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि सिलेक्शन तो पढ़ाई करने से ही होगा। बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि सीट्स लिमिटेड है, 98% लोगों का सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो वो 98% लोग क्या करेंगे? वो क्या बार बार ड्रॉप ही लेते रहेंगे? नहीं, उन्हें पता होना चाहिए कि वो और क्या क्या कर सकते हैं अदर देन एमबीबीएस। ये चीज़ें उनकी लाइफ के बहुत सारे ईयर्स वेस्ट होने से बचाएंगी। तो हम लोग अपने पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं उन बच्चों से जिनका स्कोर 2026 नीट में अप्रॉक्स 200 से 300 मार्क्स के बीच में। तो यार देखो, ऐसा है कि अगर आपके ऑलरेडी 3 से 4 अटैम्प्ट हो चुके हैं और आपके नंबर 200 से 300 ही बन रहे हैं, तो माय फ्रेंड इट्स अ वेरी फॉर यू, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट साल वेस्ट कर चुके हैं। तो लेकिन अगर आपने अपने दिमाग में ठान रखा है कि आपको एमबीबीएस ही करनी है और वो भी जीएमसी से ही करनी है, तो माय फ्रेंड आपको एक लास्ट अटेम्प्ट देके इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए कि अगर आपका अगली बार सिलेक्शन होता है तो ठीक है, वरना आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट था तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है,
तो आप आराम से एक और अटैम्प्ट दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपने सिर्फ पहला अटैम्प्ट दिया तो आपको नहीं पता कि आपका पोटेंशियल क्या है। और अगर आपके 2 अटैम्प्ट हो चुके हैं तो मेरे ख्याल से आपको अभी एक तीसरा अटैम्प्ट और देना चाहिए अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो। लेकिन वो अटैम्प्ट आपको अपने पूरे पोटेंशियल के साथ देना है और ध्यान रखना है कि उस अटैम्प्ट में आप पूरी मेहनत करें। और अगर आपके 3 से 4 अटैम्प्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और आपका स्कोर 200 से 300 ही है, तो माय फ्रेंड मुझे लगता है आपको अब ये कोशिश छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ के ऑलरेडी बहुत सारे कीमती साल इस चीज़ में बर्बाद कर चुके हैं। चलिए हम लोग अब उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनका स्कोर अप्रॉक्स 500 प्लस आ रहा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनको अदर कोर्सेज मिल रहे हैं तो उनको क्या पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या अदर ऑप्शन उनके लिए क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि जिन बच्चों के भी 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और उन्हें BAMS या कोई भी अदर कोर्स मिल रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि पहले तो आप अपने अटैम्प्ट देखें। अगर आपके अभी बहुत अधिक अटैम्प्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ पहला या दूसरा अटैम्प्ट ही दिया है आपने, तो आपको डेफिनेटली एक बार और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप MBBS के बहुत करीब हैं इस स्कोर की रेंज में। बट अगर आपके बहुत अधिक अटैम्प्ट हो चुके हैं तो आप अगर MBBS ही करना चाहते हैं तो आप एक बार अटैम्प्ट दे सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी पास हैं MBBS के। बट मान लेते हैं बाई चांस अगर आपको अब थकान हो चुकी है, आप थक चुके हैं इस चीज़ से और अब आप बस एक कोर्स में जाके सेटल होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि डॉक्टर बन के सेवा ही करनी है, तो आप BAMS भी ले सकते हैं, क्योंकि BAMS में भी आप एक प्रकार में डॉक्टर ही बनोगे और ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है आज के टाइम पे, तो डेफिनेटली आप BAMS ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो सोचते हैं कि मैं पार्शियल ड्रॉप ले लूँ और नीट का तैयारी फिर से करते हैं, तो क्या ये सोचना सही है और ये डिसीजन सही है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद को सेफ साइड पर रखने के लिए सोचते हैं कि इस बार तो मुझे एक कोर्स मिल रहा है, क्या पता अगली बार 2 कोर्स भी ना मिले, तो इसलिए वो उस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद उसके साथ साथ नीट की तैयारी करते रहते हैं। और इस बारे में अगर मैं तो क्या ही बताऊँ, मुझे लगता है मुझसे बेहतर तो आप ही बता दोगे, क्योंकि आप खुद एक साल पार्शियल ड्रॉप कर चुके हैं, तो आप ही बताओ इसके बारे में ज़्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से। तो आदर्श एज अ पार्शियल ड्रॉपर जब आप भी पार्शियल ड्रॉप ले रहे थे तो उस टाइम पर आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा था और आपने उन चीज़ों को कैसे टैकल करने की कोशिश की थी? तो पार्शियल ड्रॉप में अलग अलग स्टूडेंट है, उनको अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि अगर कोई सिंपल BSc कर रहा है तो उनके शेड्यूल ज़्यादा हेक्टिक नहीं होते हैं, तो वो इजीली पार्शियल ड्रॉप कर सकते हैं और वो अपने नीट के साथ साथ अपने कॉलेज के भी शेड्यूल मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट एम्स जैसे कॉलेज में एडमिशन ले रहा है या BDS से भी पार्शियल ड्रॉप ले रहा है, उनको अपना शेड्यूल और नीट का शेड्यूल मेंटेन करना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज में अटेंडेंस का, जो होता है 75%। वो कैसे भी आपका मन हो या ना हो, आपको 75% अटेंडेंस पूरा करना ही पड़ता है, क्योंकि ये एक हम लोग सेफ साइड देखते हैं एज अ पार्शियल स्टूडेंट। अगर हमारा नीट में नहीं हुआ तो मेरा क्या हुआ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई भी कॉलेज ज्वाइन करें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसका कॉलेज का शेड्यूल देखें कि क्लासेस कब से कब तक है। मेरा जो क्लासेस थे कॉलेज के वो 9 से 5 होते थे। 9 से 5 होने के बाद 1 आवर्स हम रेस्ट करते थे, रेस्ट करने के बाद 6 से 9 पढ़ाई करते थे, फिर 9 से 10 चले जाते थे मेस, और मेस से आने के बाद 10 से 11 रेस्ट करते थे और फिर 11 से 1 या 2 पढ़ते थे, क्योंकि सुबह में भी उठना है। तो आदर्श आपने ये तो बता दिया कि आपका शेड्यूल क्या था, पर क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि अदर देन योर शेड्यूल आपको और क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता था? वो क्या डिस्ट्रैक्शन थे जो आपको परेशान करते थे इस पार्शियल ड्रॉप की जर्नी में, और आपने उन सभी को कैसे दूर किया? मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि कॉलेज में बहुत सारे फंक्शंस होते थे, फेस्ट होते थे, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता था, क्योंकि मुझे वही टाइम मिलता था एक अपने नीट की तैयारी करने के लिए, क्योंकि बाकी टाइम में तो कॉलेज होते थे, कॉलेज का हेक्टिक शेड्यूल होता था, उसमें टाइम निकालना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा हो गया था। क्योंकि आप पढ़ते भी हैं तो 3 से 4 घंटे ही आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा अपना नीट के बारे में पढ़ने के लिए, और कॉलेज के बीच बीच में आपके इंटरनल असेसमेंट भी एग्जाम्स होते रह रहे हैं, उनको भी आपको अटेम्प्ट करना ही है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको एक सेफर साइड में ही लेके चलना है कि खुदा ना खास्ते आपको क्या हुआ फ्यूचर में, तो वो देख के आप चलेंगे ही। सेफ साइड में रह के पार्शियल ड्रॉप लेना कोई बुराई नहीं है। पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद एक तो एंजाइटी दूर हो जाता है और फ्यूचर प्लान्स जैसे कन्फ्यूजन्स भी बहुत सारे दूर हो जाते हैं कि हमारा अब आगे क्या होगा अगर नीट में नहीं हुआ तो। मैंने सबसे बड़ा गलती ये करा था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को सबसे ज़्यादा टाइम देते थे
और बायो को टाइम ही नहीं देते थे। अप्रॉक्स 1 मंथ तक मैंने बायो पढ़ा ही नहीं था। लास्ट के 2 मंथ में मुझे लगता था कि बायो तो मुझे आता ही है, तो मैंने बायो को बहुत ज़्यादा इग्नोर करा। तो आप ये गलती मत करना, आप तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से बराबर इक्वल टाइम देना और इस पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस बायो के भी मैक्सिमम आप करते रहना। अगर आप टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन आप मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाते रहना। ये ओके अमित, देन हम लोगों ने पार्शियल ड्रॉप के बारे में तो बात कर लिया। अब हम लोग इस पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए कि कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, उनके बारे में बताना चाहिए। तो आदर्श, जैसा आपने भी मुझसे पूछा कि क्या क्या ऑप्शन होते हैं बच्चों के पास, तो जो सबसे ज़्यादा चर्चित ऑप्शन है उनमें से एक तो हो गया आपके पास BAMS, फिर आ जाता है BHMS और डेंटल यानी BDS। बट ये 3 तो कोर्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और ये इसके बारे में ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होता है। बट कुछ ऐसे और भी कोर्सेज हैं जो किसी को नहीं पता, जैसे कि BSc नर्सिंग, और खासतौर पर अगर आपने नर्सिंग एम्स से करी तो फिर तो क्या ही कहना इस चीज़ के। और इसके अलावा BSc पैरामेडिकल, जो कि आपको एम्स भी कराता है BSc पैरामेडिकल। और इसके अलावा CUT का अपना अलग एग्जाम होता है, जो कि काफ़ी सारे फेमस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे BHU हो गया या फिर DU के कई सारे कॉलेज हो गए। इनके अंदर आप कई सारे कोर्सेज कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऑप्शन की कमी है, बस आपको जरूरत है खाली चीज़ों को एक्सप्लोर करने की और उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की। हाँ अमित, तो आपने अभी जो BSc फ्रॉम एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के बारे में जो बताया, उसके बारे में आप और डीपली एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? तो देखो, कुछ ऑप्शन तो हैं जो सबको पता होता है ऑलमोस्ट, जैसे BAMS हो गया, BDS हो गया, या फिर वेटनरी का कोर्स हो गया, या फिर होम्योपैथी का कोर्स हो गया। ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता है। बट इसके अदर भी कुछ कोर्स होते हैं जो कि काफ़ी कम पॉपुलर है एज कम्पेयर टू दीज कोर्सेज। तो इनमें से एक तो BSc नर्सिंग, जैसे BSc नर्सिंग सबको पता है, बट ये बहुत कम लोगों को पता है कि एम्स से भी BSc नर्सिंग होती है। और इसके अलावा एम्स से BSc पैरामेडिकल के कोर्सेज भी होते हैं। और BSc पैरामेडिकल के अंदर भी आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। इसमें कम से कम आपको 5-6 कोर्स मिल सकते हैं, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपको जो पसंद आता है वो कोर्स कर सकते हो। तो आपको एम्स में काफ़ी बेटर फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो यही फ़ायदा है आपका एम्स में होने का कि आपका पैसे बच जाएंगे और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो, जो आप किसी अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उससे ज़्यादा ईजी। हाँ, तो अमित, आपने अभी जो BSc के अदर ऑप्शंस बताए एम्स से पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए, तो क्या आप ये बता सकते हो कि ये एम्स से नर्सिंग और एम्स से पैरामेडिकल करना अदर BSc से कैसे डिफरेंट है? तो आदर्श, जैसा आपने भी मुझसे पूछा कि एम्स से नर्सिंग करना या पैरामेडिकल करना बाकी पैरामेडिकल या नर्सिंग से कुछ अलग है क्या, तो देखो ऐसा नहीं है। सिलेबस तो सेम ही होता है हर जगह का, बस फर्क ये होता है कि जो आपको उस टाइम कोर्स करोगे आप किसी अदर कॉलेज से और एम्स से करोगे तो उसमें कुछ डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो एम्स की फीस जो होती है वो ऑलमोस्ट नाम मात्र की फीस होती है, बल्कि मैं तो कहूँगी फ्री ही समझ लो आप, कि आप ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ाई करते हो यहाँ पे। उसके अलावा आपको यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आपका पेशेंट एक्सपोजर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपने जो भी कोर्सेज कर रहे हैं उसमें जो भी आपको पेशेंट से डीलिंग करनी है वो आप सीख सकते हो काफ़ी अच्छे से। तो यही आपको एम्स में ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो जब आप एम्स से पढ़ के निकलोगे तो आपके साथ एम्स का टैग जुड़ा होगा, तो आपको जॉब लेने में काफ़ी आसानी हो जाएगी और काफ़ी फ़ायदा होगा आपको इस चीज़ का आगे चल के आपके फील्ड में। तो यही है एम्स के फ़ायदे कि फीस कम लगती है, बेटर एक्सपोजर टू पेशेंट्स एंड फैसिलिटीज़, और इसके अलावा आपको जॉब में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी क्योंकि आपको पीछे एम्स का टैग होगा। हाँ, तो अमित, इफ़ वी आर चूजिंग एनी कोर्स अदर देन MBBS, जो कि आज हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक ही है, प्लान बी क्या क्या, तो कोई भी कोर्स चूज कर रहे हैं उससे चूज करने से पहले किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? तो कोर्स चुनते समय आपको इन 2 चीज़ों का बहुत अधिक ध्यान रखना है, और वो ये हैं कि कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, और दूसरी चीज़ ये कि कोर्स आपको कितना पे कर रहा है, कितनी मेहनत के बाद। सपोज अगर आपने कोई 2 कोर्स के बीच में आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप ये देखिए कि दोनों में से कौन से कोर्स की ड्यूरेशन ज़्यादा है और दोनों में से कौन सा कोर्स आपको बेटर पे कर रहा है। सपोज अगर दोनों ही कोर्स की ड्यूरेशन सेम है बट एक कोर्स आपको ज़्यादा पे कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको फिर वही कोर्स लेना चाहिए जिसकी पेमेंट ज़्यादा अच्छी है। बट अगर मान लीजिए कि ड्यूरेशन किसी कोर्स की कम है बट वो आपको कम पे कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर कोर्स जिसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है और उसकी पेमेंट काफ़ी अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको फिर ये देखना चाहिए कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट किस चीज़ में, और क्या आप उस कोर्स को करने के बाद फ्यूचर में मास्टर्स डिग्री करेंगे आप जब, तो वो उसके बाद आपको क्या कंडीशन में रखता है वो कोर्स। हो सकता है उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी पेमेंट मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि वो बस एक नॉर्मल सा कोर्स हो जो कि बहुत से लोग कर रहे हैं आज के टाइम पे, और उसके बाद उन्हें ज़्यादा अच्छी जॉब ना मिल रही हो या उसकी अपॉर्चुनिटीज़ का भी कम हो। तो आपको इन 2 चीज़ों का तो बहुत अधिक रूप से ध्यान रखना ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि यही 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं।
क्योंकि अगर आप अपना किसी भी कोर्स में टाइम दे रहे हो, अपनी हार्ड वर्किंग स्टडी दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपको फिर इन दो चीज़ों का बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। इन दो चीज़ों के अलावा अगर आपको कोई और तीसरी चीज़ देखने की आवश्यकता है, तो वो ये है कि क्या आप उस एक कोर्स को यानी यूजी कोर्स को करने के बाद जब आप पीजी कोर्स के लिए जाओगे तो कौन सा कोर्स आपको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। हो सकता है कोई कोर्स आपको फॉरेन में पहुंचाने की काबिलियत देता हो, तो वहीं कोई कोर्स हो सकता है जो आपको इंडिया में ही काफ़ी अच्छी सैलरी की जॉब दे दे। तो आपको इन दो चीज़ों को ध्यान में रखना है और ये भी देखना है कि आप जो है क्या इंडिया में ही सिर्फ रहकर जॉब करना चाहते हैं या फिर आप फॉरेन के लिए ढूंढ रहे हैं कोई, कि आपको कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जो कि फॉरेन में भी आपको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब दे सके। तो आपको ये चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा कोई भी कोर्स सिलेक्ट करते समय। और दोस्तों मैं ये एक पॉइंट अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि देखो, आप हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज आपको ना मिल रहे हो, जो कि काफ़ी कॉमन है, सीट्स बहुत ही कम होती है, किसी भी कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बट अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 ये चीज़ देख लेना कि वो कॉलेज जो आपसे दावे कर रहा है, आपको जो चीज़ बोल रहा है कि आपको यहाँ पे हम इतनी फीस लेके यहाँ ये प्लेसमेंट दे लाएंगे या ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, तो प्लीज़ देख लेना वहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं उनमें से, उनसे बात कर लेना पहले। क्योंकि बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस क्या होते हैं कि स्टार्टिंग में तो आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस का तो आपको पता ही है कि उनका जो मेन काम है वो पैसे कमाना है, एज कम्पेयर टू आपको एक अच्छी एजुकेशन और एक बेटर फ्यूचर स्टेबिलिटी वाली जॉब देना। तो आप इस चीज़ का जरूर से ध्यान रखना। कई बार कॉलेजेस क्या करते हैं कि आपसे एडमिशन टाइम पे तो वादे कर देते हैं कि हमने हमारे इस बच्चे को इस वाली कंपनी में जॉब दिलाई, या फिर यहाँ पे हमारा बच्चा आज पढ़ रहा है या काम कर रहा है जो भी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप प्लीज़ कृपया करके ये चीज़ जरूर ध्यान में रखें कि वहाँ जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या जो बच्चे उस कॉलेज से पढ़ाई करके निकले हुए हैं, उनसे अगर आप एक बार कांटेक्ट कर सकें तो प्लीज़ उनसे कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनका आपको पता ही है कि वो क्या करते हैं। तो गाइस यही था हमारा आज का पॉडकास्ट। यहाँ तक जो भी आपको अगर इसमें आपकी कोई भी क्वेरी थी जो अगर कवर हो गई हो तो प्लीज़ देख लेना और कमेंट में हमें बता देना कि आपकी ये क्वेरी थी जो आपको इस वीडियो में मिल गई। बट अगर आपके और भी कोई सारे क्वेश्चन हैं और हमें पता है कि हमने इसमें बहुत ही लिमिटेड चीज़ें ही कवर की इस पॉडकास्ट में, तो हम आगे चल के और भी कई चीज़ें लाएंगे अपने अगले वीडियोज़ में जो कि हम कवर करेंगे। बट अगर आपको चाहिए कि हम कोई किसी अलग से टॉपिक पे एक वीडियो बनाएं या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन हमसे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, हम उसका आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे, या फिर हो सकता है कि हम उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ही अलग से बनाएं। तो गाइस वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, ये वाली बात सुन के जाना। तो आदर्श आपको क्या लगता है कि क्या इनके सारे डाउट अब क्लियर हो गए होंगे? नहीं भाई, यूट्यूब पे ज्ञान देखने से किसी के डाउट क्लियर नहीं होते हैं। आदर्श ने बिल्कुल ठीक बोला। यूट्यूब पर कोई आके कितना ही ज्ञान दे ले, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्क तो आपको जब पड़ेगा जब कोई आपको आके सामने से बताएगा। तो अगर आप भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बाकी लोगों की तरह, जैसे कि हमें भी हमारी प्रिपरेशन करने के टाइम पे बहुत सारे डाउट होते थे कि काश कोई ऐसा होता जो हमें गाइड कर देता, क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं बट सभी को ये नहीं पता होता कि पढ़ना कैसे है और कितना है और क्या है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं आज अभ्यर्थी मेंटरशिप प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, अभ्यर्थी मेंटरशिप प्रोग्राम। और आदर्श इसकी फीस कितनी रखनी चाहिए हमें? भाई 2000 या 3000 अप्रॉक्स तो रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये होगा हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम का प्राइस 2000 रुपये से 3000 रुपये के बीच में। बट अभी हमने आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज रखा हुआ है। वो सरप्राइज ये है कि पूरे के पूरे पहले साल के लिए ये प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमें 1 रुपये भी पे करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस अभ्यर्थी मेंटरशिप प्रोग्राम में मिलेगा क्या क्या? इसमें आपको मिलेगा 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप प्लस इंटरेक्शन, जहां जूम क्लासेस में डिटेल गाइडेंस मिलेगी। आपको गाइड किया जाएगा A to Z क्या पढ़ना है, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस कितने और कहां से लगाने हैं, PYQs कैसे करने हैं, टेस्ट कब देने हैं, रिवीजन कैसे करनी है और कौन से टीचर्स रिसोर्सेज को फॉलो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड A to Z डाउट्स डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो। यूट्यूब पर एक वीडियो में इंटरेक्शन लिमिटेड होता है, लेकिन मेंटरशिप में प्रॉपर पर्सनल इंटरेक्शन मिलेगा। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, जूम क्लासेस में और भी बहुत कुछ मिलेगा। एनरोल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें आपका नेम, आपकी सिटी, स्टेट, प्लस आप कौन सी क्लास में हैं, या आप एक ड्रॉपर हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और जूम क्लासेस शेड्यूल शेयर करेगी। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन देन प्लीज़ जॉइन अभ्यर्थी मेंटरशिप प्रोग्राम। बाकी दोस्तों मैं आपसे ज़्यादा यही बात कहूँगा कि ये प्रोग्राम फ्री जरूर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई जस्ट एज अ रैंडम ही प्रोग्राम है। नहीं, ये एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा ही। और सबसे बड़ी बात, ये आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपके इसमें कोई पैसे तो हम मांग नहीं रहे आपसे, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपको ये पसंद आता तो ठीक है, वरना नहीं आता कोई बात नहीं, आप छोड़ भी सकते हैं बाद में। और
भाई इस पे बहुत मेहनत किया गया है, अच्छा से वेल ऑर्गेनाइज करके A to Z डेली प्लान बनाए गए हैं कि आपका एक भी टाइम वेस्ट ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।